everyone, welcome to my video. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने सिंपल फॉर्म्स और कंटिन्यूस फॉर्म्स कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा परफेक्ट फॉर्म्स। So in perfect forms, first subtopic will be present tense. तो आई होप आप सब रिवाइज कर रहे होंगे जो भी हम क्लास में करते हैं और उस बेसिस पे आपका आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो परफेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट टेंस के बारे में है। तो जब मैं बात करती हूँ प्रेजेंट टेंस, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, उसका मतलब होता है कि कोई ऐसा इवेंट जो हो चुका है लेकिन वो अभी प्रेजेंट में उसका कुछ इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है या फिर उसने खाना खा लिया है, ठीक है। तो ये सारा जो कि वो काम कंप्लीट हो चुका है वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके जब भी हम बात करते हैं तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि चुका है, मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट इन आवर क्लास, मतलब हम अपने क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज ऑल्सो योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो वो था हिंदी से स्ट्रक्चर। अब हम इंग्लिश से अगर स्ट्रक्चर देखें तो दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि न्यू हैं और आज फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं उनको मे भी ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगे, तो उसके लिए आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें और फिर ये वॉच करें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हैज़ और हैव अभी बताऊंगी वो कहाँ यूज होगा, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है वो बताना है, ऑब्जेक्ट। वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट, ओके, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, सो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। ये नॉर्मल्स है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हैज जो है वो हैज एंड हैव आर ऑक्सिलरी वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो V3 कहाँ यूज होता है, V3 क्या होता है, V3 इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जैसा कि मैंने V1 लिखा ईट, तो इसका V2 हो जाएगा एट, जो कि हमने पढ़ा है पास्ट टेंस में। V3 अभी पढ़ रही हूँ, क्या हो जाएगा ईटन। V4 क्या हो जाएगा ईटिंग, क्योंकि V4 में ING यूज होता है, ये हम कल के क्लास में देख चुके हैं। और V5 मैं पहले दिन में ही बताई थी कि V5 में क्या हो जाएगा S या ES। सो दिस इज दी फॉर्म, ठीक है। तो जनरली बहुत सारे वर्ड्स में ED लगाकर ही हम V2 और V3 बनाते हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पर है ईट का ईटन हुआ, नॉट ईटेड, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आप देख चुके हो, ये ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप पढ़े होंगे उसके बेसिस पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये नॉर्मल एग्जाम्पल है। और एक इसमें मुझे बात बताना है कि
ऐसे इवेंट्स भी प्रेजेंट टेंस में आते हैं जो कि ये स्ट्रक्चर नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं जो कि ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बताई हूँ कि ऐसे चीज जो कि कंप्लीट तो हुआ है लेकिन उसका एक इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आप एक स्टार मार्क देकर लिख लो, एक्शन विच is started या action which is started with actions, that छोटा लिखती हूँ, action started in past and it it is actions which is started in past and it is continued in present। मतलब ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट तो हुए हैं लेकिन वो अभी भी एक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन affected from the disease for a long time। मतलब वो जो है वो बहुत पहले से ही उस जो भी पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड है, ठीक है। मतलब वो बहुत पहले से वो डिजीज उसको हुआ है और अभी भी वो डिजीज है, ठीक है। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट यहाँ हम स्ट्रक्चर नहीं फॉलो कर रहे हैं। हैज है यहाँ लेकिन V3 है, हैव बीन तो है ही नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैज बीन जो है यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि ये जो थिंग है वो हमारा स्टार्ट हुआ है प्रेजेंट में और वो अभी भी है, इससे थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से यूज किए हैं, ठीक है। तो ये आप जब ये थोड़ा हैज बीन वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो यूज होगा एक्टिव पैसिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो भी वो यूज होगा, ठीक है। या सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ इतना है, आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करो, आप इतना डीप में नहीं जाओ, ये करेंगे हम लोग जब एक्टिव पैसिव होगा। ये मैं बता इसलिए दी हूँ कि आप दिमाग में रखो इसको, ठीक है। नाउ वी विल डू पास्ट टेंस। ये रखो आप, ठीक है, इसको यूज लिख लो, कहीं नोट कर लो, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको याद रहेगी कि कैसे हम चेंजेस लाते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, बट क्योंकि ये पास्ट में ऐसे इवेंट्स होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनका कोई भी इफेक्ट अभी प्रेजेंट पर नहीं है, ठीक है। पास्ट में ही वो कंप्लीट हो चुके हैं, पास्ट में स्टार्ट हुए थे और पास्ट में द वर्क हैज कंप्लीटेड। तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हैड प्लस V3 and everything will be same except has and have, ठीक है। has and have को छोड़कर ये सब सेम रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन हैज और हैव कहाँ लगता है, हैड कहाँ लगता है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट
ये आपका पास्ट टेंस है, तो हैड जो है वो सब में ही लगेगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, तो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो पास्ट में ही फिनिश हो गया है, तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। हैड भी लग गया, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड V3 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी सब्जेक्ट पहचानने में, क्योंकि हम जो कंप्लीशन का काम हो रहा है, जो कंप्लीट कर रहा है वो कौन है, ही, तो दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट, ठीक है। या सो पास्ट टेंस में सिर्फ इतना है, आप खुद से एग्जाम्पल फॉर्म करो और खुद से देखो, ठीक है। अब हम लोग जो बढ़ते हैं वो है फ्यूचर टेंस की तरफ। सो इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस कोई ऐसा काम जो कि मैं बोल रही हूँ, सपोज कोई सेंटेंस कि उसने अपना काम कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, या फिर वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। सो वी आर नॉट श्योर, लेकिन हम ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में कभी जाकर स्टार्ट होकर कंप्लीट हुए होंगे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट होकर वो कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। जैसे इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, इसमें हमेशा और हमेशा हैज हैव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हमेशा हैव ही लगेगा, हैज हैव में कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं होगी। सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, तब मैं लिखूंगी ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब कि वो अपना काम में भी कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें मतलब आप इसमें देख सकते हो कि ये श्योरिटी नहीं है कि कर लिया होगा, मे बी मैं बोल रही हूँ कर लिया होगा, ही विल हैव स्टार्टेड, दे विल हैव स्टार्टेड देयर वर्क, ठीक है। तो बस इतना सा है परफेक्ट फॉर्म्स में, इसमें कोई अनोमलीज ये जैसे कि हम पहले देख चुके हैं इसमें नहीं है वैसा। तो आप जस्ट क्या करोगे, स्ट्रक्चर को याद करोगे एंड उसको आगे अप्लाई करोगे, ठीक है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि हैज और हैव कहाँ लगता है, ठीक है। सो अगर आई और यू आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये किसी में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब मिक्स हैं, तो आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक, वी दे और एनी प्लूरल नेम, he, she, it और any singular name, तो इनके साथ have यूज होता है और इनके साथ has यूज होता है, ठीक है। बस इतना सा ही है, दैट बोलने का मतलब है जो प्लूरल के जैसे ट्रीटमेंट जिनके साथ होता है उसके साथ have लगता है, और जहाँ सिंगुलर के साथ में ट्रीटमेंट होता है उसके साथ हैज लगता है।
हैड तो दोनों में ही लगता है, ठीक है, हैड दोनों में ही हैड ही यूज होता है, क्योंकि वो पास्ट टेंस है तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलती है हैज और हैव के बिटवीन, ठीक है। या और विल के साथ तो हमेशा हैव ही यूज होता है, तो ही भी रहेगा तो विल हैव, दे भी रहेगा तो विल हैव, ठीक है। तो बस इतना सा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, दैट मीन्स परफेक्ट फॉर्म्स। जो हम लोग करने वाले हैं वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक हम क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस, क्योंकि फॉर एंड सिंस जो है वो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, और जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करोगे तो फॉर और सिंस का यूज़ होता है। तो फॉर और सिंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप ये कहीं पे नोट करो कि कहाँ कब फॉर और सिंस का यूज़ होता है, ठीक है। सो आई थिंक टेंस इज विजिबल, तो टेंस के ही अंदर में है हमारा यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। बेसिकली ये हम देखेंगे हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में, तो उसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर और सिंस में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो जो हमारा फॉर है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, तो अब देखो पीरियड ऑफ टाइम, और जो सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम का बात करता है, ठीक। पीरियड ऑफ टाइम, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, और जो हमारा सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स ड्यूरेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एन आवर, this is your we'll use for here again for few minutes, ठीक है। अगेन बिकॉज ये ड्यूरेशन की बात हो रही है कुछ मिनट्स के लिए, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं हमारा फॉर। ये आप नोट करो, क्योंकि ये आप जब आप यूज करोगे तो आप ये दिमाग में रखोगे इन चीज़ों को, ठीक है। फॉर फ्यू मिनट्स, अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगेन ये ड्यूरेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ ईयर, ठीक है। तो ये एक ड्यूरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें और एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो पहले मैं सिंस क्लियर करती हूँ फिर मैं आगे बताती हूँ। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल सिंस his childhood, since 1920, since January, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, मतलब उस टाइम पे, उस जनवरी के टाइम से, सिंस 1920 एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है, ठीक है। सिंस संडे और सिंस मंडे, एनीथिंग, सिंस संडे, फॉर संडे इज इनकरेक्ट, क्योंकि संडे जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम है जो कि स्पेसिफाइड है, इसमें टाइम का उतना पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन एक ड्यूरेशन पता ज़रूर चल रहा है, जैसे कि 1 घंटे के लिए, कुछ मिनटों के लिए, बहुत लंबे समय से, मतलब एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो आप धीरे धीरे जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप कहीं नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में। आई थिंक कि ये नोट हो चुका होगा आप लोगों का। ठीक है, अब वापस से टेंस में आते हैं, और टेंस में भी फोर्थ पार्ट में जो कि है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो सो प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो कोई ऐसा काम जो कि पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ, वो 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है, या फिर वो एक लंबे समय से बीमार है, बीमार चल रही है, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है, और जो भी टाइम पीरियड है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस, क्योंकि दोनों में तो हैज हैव यूज हो रहा है, उसमें V3 था लेकिन यहाँ V4 है, तो उसमें भी तो काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसमें काम स्टार्ट होकर फिनिश हो गया था, और ये अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे he has been studying for an hour। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, he has been studying what। अगर मैं इससे क्वेश्चन करूँ वर्ब से, he has been studying what, जो कि मैं पहले बताई थी, ऑब्जेक्ट पहचान, अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो हमें वर्ब से क्वेश्चन करना होगा what। सो वर्ब कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ he has been studying English और he has been studying maths for an hour, तब वो हो जाएगा maths will be an object, ठीक है। he has been studying for an hour, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको इसमें इतना ही जानना है और स्ट्रक्चर याद करना है। आप एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो। दे, अगर मैं एक सिंस का यूज़ कर लूँ तो they have been living in the same house since their childhood। आप ये एग्जाम्पल नोट करते जाना, क्योंकि इन्हीं सब एग्जाम्पल्स से आपको समझ आएगा कि कहाँ फॉर और कहाँ यू सिंस लगा है, ठीक है। दे हैव बीन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस देयर चाइल्डहुड, दैट मीन्स कि वो पहले भी चाइल्डहुड में भी वो अपने उसी घर में रह रहे थे और अभी भी वो उसी घर में रह रहे हैं, मतलब कि अभी जो इवेंट है वो खत्म नहीं हुआ है। वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है या 1 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, दैट मीन्स वो पढ़ाई कर रहा था 2 घंटे पहले भी और अभी भी कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक द डिफरेंस इज क्लियर हियर कि यहाँ पे फॉर एन आवर, यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है, कितने बजे एग्जैक्टली उसने पढ़ाई स्टार्ट करी थी वो नहीं पता हमें,
लेकिन यहाँ हमें पता है कि वो चाइल्डहुड से रह रहे हैं, मतलब अपने बचपन से रह रहे हैं। तो समझ आया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है और ये एक ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम जहाँ बोल रहे हैं हम फॉर लगाएंगे, और जहाँ हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं वहाँ हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे हम मूव करते हैं। हैज़ और हैव हम पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, V4 भी हमने कंप्लीट कर चुका है कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो यहाँ कुछ बताने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट फॉर्म विल बी योर पास्ट टेंस। सो यहाँ कुछ नहीं चेंजेस होगा, यहाँ पे सिर्फ हैड लग जाएगा। आपको पता है कि कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं आने वाला है, क्योंकि पास्ट में सिर्फ हैज और हैव की जगह हैड लग जाता है। सो हैज और हैव की जगह हैड, यहाँ पे ही हैड लग जाएगा और यहाँ पे भी दे हैड लग जाएगा। ठीक है, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, लेकिन पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, मतलब समझ लो कि वो यहाँ रह रहे थे कई दिनों से। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से पढ़ रहा था। या दे हैड बीन लिविंग इन द सेम हाउस सिंस देयर चाइल्डहुड, वो बहुत दिनों से अपने चाइल्डहुड में से उस घर में रह रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नाउ आप अगर नोट कर लो, ये बहुत सा इजी है, बस उसको थोड़ा सा वेरिएशन हैज और हैव में करना है। तो द नेक्स्ट विल बी योर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वही विल लगेगा और हैव लगेगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। विल हैज और हैव का तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो हैव ही लगेगा, और यहाँ पे ही विल हैव और बीन। ठीक है, दे विल हैव बीन, फॉर एग्जाम्पल they will have been sailing the boat for few hours। ठीक है, वो हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, he will have been going since Friday। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल क्या हो गए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हो गए। तो ये अब मैं बता चुकी हूँ, ये एक एग्जाम्पल एक फिल इन द ब्लैंक्स के जैसे आएगा, तो आप स्ट्रक्चर याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉप करती हूँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ। टेंस हमारा यहाँ पर जितने भी टाइप्स ऑफ टेंस है वो खत्म हो चुके हैं, बस और 1-2 कॉन्सेप्ट जो कि एक्स्ट्रा है टेंस के अंदर, जो कि आप पढ़ो तो अच्छा रहेगा, ये आप जान के रखो। तो वो मैं पढ़ाती हूँ अभी आप लोगों को। आप टॉपिक दे सकते हो कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस इन अ सेंटेंस। इसमें जो मोस्ट 2 ही कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कि अगर कभी भी if there are more than 2 main verbs, ठीक है, if there are more than 2 main verbs, then the
सेंटेंस will follow consistency of tense। अभी अगर मैं भी इस सेंटेंस से नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि एक तरीके से अगर आगे बढ़ रहा है तो वो होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो, दैट मीन्स कि जैसे आज पढ़ रहे हो वैसे ही कल, ये नहीं कि आज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिए और कल 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा जनरली होता था मेरे साथ भी। मैं एक दिन कभी रूटीन बनाती थी 12 आवर्स 13 आवर्स और नेक्स्ट दिन फिर मस्त सो रही होती थी, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है पढ़ने में। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि ये गलत है, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो आप, वो उसकी बात हो रही है। तो चलो हम वापस से टेंस में आते हैं विदाउट गिविंग फर्दर लेक्चर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाँ, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा मेन वर्ब है तो उस जगह पे जो सेंटेंस है वो कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लियर हो जाएगा, एन आर्टिस्ट sang, danced and was playing guitar, ठीक है। An artist sang, danced and was playing guitar. This sentence may be look correct but it's not correct. This is the wrong sentence क्योंकि यहाँ sang V2 है, यहाँ danced V2 है, लेकिन this one is your V2 है, that means यहाँ पे हम simple past tense यूज कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ तक जितना भी सेंटेंस था वो सिंपल पास्ट है, लेकिन जब मैं यहाँ बता रही हूँ तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया है, विच इज रॉन्ग। तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे? एन आर्टिस्ट sang, danced and played guitar. This is the correct one, ठीक है। अभी आप देख रहे हो पूरा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही है, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर। आप और एग्जाम्पल ले सकते हो खुद से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ये आप नोट कर सकते हो, तब फिर नेक्स्ट का इसमें चलते हैं, ठीक है। Okay, I think you have noted down. Next one is, if the main clause is in the past tense, then the subordinate clause will be past tense, that means simple past tense or anything. The past tense will be there, will be past or past perfect tense, past or past perfect tense, ठीक है। past continuous will not be included, ठीक है। ये आप नोट करो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स भी अभी देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारा मेन क्लॉज है, अभी मेन क्लॉज क्या होता है वो मैं बताऊंगी।
वो अगर पास्ट टेंस में है तो हम वहाँ उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस नहीं यूज करेंगे, पास्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो शी अंडरस्टूड दैट शी हैज टू वर्क हार्ड, ठीक है। शी अंडरस्टूड दैट शी हैज टू वर्क हार्ड, ये देखने में तो सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन दिस इज द रॉन्ग वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो है सिंपल पास्ट, लेकिन यहाँ पर तो यूज हो जा रहा है प्रेजेंट, सो इट्स इनकरेक्ट। तो इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, शी अंडरस्टूड दैट शी had to work hard, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एक पास्ट टेंस है, ठीक है, क्योंकि V2 यूज हो रहा है, तो ये भी एक पास्ट है क्योंकि had यूज हो रहा है। तो अब ये सेंटेंस जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर बोल रहा है अगर मेन क्लॉज क्या है, शी अंडरस्टूड। मेन क्लॉज वो होता है जो नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज पे, अपने हेल्पिंग क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है, वो खुद में इनफ होता है। शी अंडरस्टूड, वो समझ चुकी है क्या चीज, कि शी हैज टू वर्क हार्ड, मतलब कि जो हमारा जो उसको है उसको मेहनत करना होगा या फिर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट है, ठीक है। सो इतना ही है कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस में बताने को लेकर, है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और ये अगेन डायरेक्ट नहीं आएगा, ये एरर डिटेक्शन के जैसे या फिर आपको दे दिया रहेगा, इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत आते हैं ऐसे, और स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें तो सब चीज़ सही दिख रहा है, या इट परफेक्टली फॉलोज एवरी इंस्ट्रक्शन और एवरी रूल्स ऑफ ग्रामर, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि छोटा सा मिस्टेक में यहाँ पर रॉन्ग हो गया ये सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। सो या आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड टेंस में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, जो अनॉमलीज है, जो कि जनरली नहीं पढ़ते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एज अ ग्रामर रूल आ सकता है या फिर एज अ ग्रामर रूल हम उसको पढ़ते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए आई थिंक आप रिवाइज करो और सब चीज़ कंप्लीट करो, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, आई थिंक, या बाय बाय।